हेलो फ्रेंड। तो आज हम कक्षा 9वीं विषय इतिहास पाठ 4 आर्थिक विकास के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, तो छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 और सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, और आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 1997 और नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 2002। तो यहाँ से हम ये जानकारी हासिल करेंगे। तो इतना जो है ये पॉइंट छोड़कर हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 20 सूत्री कार्यक्रम, श्रमिक समस्या उपाय योजना और WTO के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये आप लोगों ने देख लिए कि आर्थिक विकास में कि भारत की आर्थिक नीतियों का इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे। इसमें विशेष रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार, पंचवर्षीय योजनाएं और उनकी सफलता विफलता, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 20 सूत्री कार्यक्रम, मिल मजदूरों की हड़ताल और वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति का अध्ययन करेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पता है आप लोगों को, भारत स्वतंत्र होने के पहले से ही हमें किस अर्थव्यवस्था को स्वीकार करना है, इस विषय पे विचार मंथन चल रहा था। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने किसी भी अर्थव्यवस्था को लेकर अतिवादिता की भूमिका को स्वीकार करने के स्थान पर बीच के मार्ग का अवलंब किया। कुछ देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रचलित थी तो कुछ देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था व्यवहार में थी। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में कुछ लाभ होते हैं और कुछ हानियां भी होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व के नियंत्रण में होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन अर्थात सरकार के स्वामित्व के अधीन होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी और सार्वजनिक जैसे दोनों क्षेत्रों में कार्य देती है। दोनों अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी। इस अर्थव्यवस्था में हमें और 3 भेद दिखाई देते हैं: सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। अब ये हो गया। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे आप लोगों का 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या दिया गया आप लोगों को? देखिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में। तो इस योजना में कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई और आर्थिक विकास की दर में वृद्धि लाना, मूलभूत क्षेत्र से स्वस्थ प्रतियोगिता निर्माण करना, विदेशी निवेशों के लिए औद्योगिक नीति को नई दिशा प्रदान करना इस योजना के उद्देश्य थे। इस योजना के अंतर्गत स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, भाग्यश्री बाल्य कल्याण योजना, राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयं रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अंत्योदय अनाज योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि कार्यक्रम चलाए गए। इस योजना में संचार व्यवस्था और सेवा क्षेत्र की अपेक्षित मात्रा में उन्नति हुई, निर्माण कार्य और दूरसंचार क्षेत्रों में वृद्धि हुई। तो अब हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बारे में जानकारी हासिल करें। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में आप लोगों ने देख लिए कि उसमें क्या आर्थिक विकास की वृद्धि की गई और आर्थिक विकास की वृद्धि करने के बाद में उसमें औद्योगिक नीति को अपनाने के बाद में इस योजना के तहत स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, भाग्यश्री कल्याण योजना, शहरी रोजगार योजना, भाग्यश्री बाल कल्याण, राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयं रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और अंत्योदय अनाज योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सब बनाया गया। उसके बाद में आ रहा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो पंडित नेहरू ने और लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में भारत में बैंकिंग व्यवस्था पर निजी क्षेत्रों का एकाधिकार था। वे बैंक उद्योग समूह के प्रतिनिधित्व करते थे। इन बैंकों के निदेशक अपने उद्योग का विकास और लाभ को बढ़ाने के कार्यरत में रहते थे। इसकी रोकथाम करने के लिए सरकार ने वर्ष 1955 में इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और उसे भारतीय स्टेट बैंक में परिवर्तित किया। इस बैंक ने अल्पावधि में संपूर्ण देश में अपनी शाखाएं खोलकर सरकारी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्माण करने का कार्य प्रारंभ किया। तो राष्ट्रीयकरण की पृष्ठभूमि: भारत ने स्वतंत्र उत्तरोत्तर कालावधि में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया तथा योजनाओं को कार्यान्वित करते समय यदि घाटा हो जाता है तो उसे पूरा करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना आवश्यक था। तो राष्ट्रीयकरण होने के बाद इन बैंकों को
होने वाले लाभ सरकारी कोष में जमा होने वाला था। इसी के साथ लघु और मंझोले उद्योग में संबंधित विकास नीति को कार्यान्वित करना भी आवश्यक था। लाल बहादुर शास्त्री ने खाद्यान्न की कमी को दूर करने और अकाल पर मात करने के लिए हरित क्रांति का प्रयोग किया। प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी में समाजवादी विचारों से प्रेरित होकर कांग्रेस फोरम फॉर सोशलिस्ट एक्शन दल ने व्यापारी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग की। इस निर्माण को कम्युनिस्ट पार्टी में समर्थन प्राप्त हुआ तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया। इनमें इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन 14 बैंकों का समावेश था 1980 में और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब यहाँ पे 20 वर्षीय योजना के बारे में बताया गया कि 1 जुलाई 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की और विकसित राष्ट्र की दिशा में गतिमान प्रगति करने के लिए प्रयासों का संकल्प किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख साधन इस प्रकार थे, तो प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। कृषि और शहरी क्षेत्रों में अधिकतम भूमि धारण कानून, चकबंदी, संपत्ति का समान वितरण, खेत मजदूरों को न्यूनतम वेतन, जल संवर्धन योजना में वृद्धि करना। दूसरा, श्रमिकों को उद्योग क्षेत्र में प्रतिभाग, राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना और बेकार से मुक्ति। तीसरा, कर चोरी की प्रवृत्ति, आर्थिक अपराध और तस्करी की रोकथाम। चौथा, जीवनावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में नियंत्रण, राशनिक व्यवस्था में सुधार करना। जीवनावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण, राशनिक व्यवस्था में सुधार करना। पांचवा, हथकरघा क्षेत्र के विकास द्वारा उत्तम वस्त्रोद्योगों का निर्माण, दुर्बल वर्गों की ऋण से मुक्ति, आवास निर्माण, दूरसंचार सुविधाएं, विद्यालयों के लिए शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना। तो इस प्रकार से ये आप लोगों का 20 सूत्री कार्यक्रम था। तो उनमें 20 सूत्री कार्यक्रम में पहला था श्रमिक समस्या। तो मुंबई में पहली कपड़ा मिल 11 जुलाई 1951 को कावलजी डावर ने शुरू की। कालांतर में दादर, परेल, बायखला, शिवड़ी, प्रभा देवी और वर्ली में कपड़ा मिलें खुल गई। ये क्षेत्र गिरन गांव के रूप में पहचाने जाने लगा। 80 के दशक में श्रमिकों में असंतोष निर्माण हुआ, इसके लिए अन्य क्षेत्रों में उत्पन्न हुई स्थिति कारण बनी। कुछ उद्योगों में श्रमिकों के वेतन में वृद्धि हो रही थी, उन्हें बोनस की अधिक राशि मिल रही थी। कपड़ा मिल श्रमिकों की तुलना में उन्हें अधिक सुविधाएं प्राप्त हो रही थी। वर्ष 1981 की दिवाली में श्रमिकों को अपेक्षा थी कि उन्हें 20% बोनस मिलेगा। श्रमिकों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय मजदूर संघ कर रहा था। इस संघ ने श्रमिक वर्ग को विश्वास में न लेकर मालिकों के साथ बातचीत की और 8 से 17% पर बोनस लेकर समझौता किया। बोनस में की गई ये कटौती असंतोष की चिंगारी सिद्ध हुई। कुछ श्रमिक डॉक्टर दत्ता सामंत से मिले, उन्होंने डॉक्टर सामंत से नेतृत्व स्वीकारने का निवेदन किया। 65 मिलों की श्रमिक इकट्ठा आए और दत्ता सावंत हड़ताल करने का नेतृत्व करने लगे। 18 जनवरी 1982 को मुंबई में 2.5 लाख मजदूर हड़ताल पर चले गए और गिरन गांव की मशीनों की ठक रुक गई, मानो मुंबई का हृदय बंद हो गया। मुख्यमंत्री B.R. अंतुले ने इस समस्या का हल निकालने के लिए त्रिदलीय समिति गठन किया। आगे चलकर बाबा साहेब भोसले मुख्यमंत्री बने। उनकी भूमिका थी कि कानूनी तौर पर सरकार केवल राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के साथ ही बातचीत करेगी। डॉक्टर दत्ता सामंत ने यह कानून रद्द करने की मांग की। हड़ताल के प्रारंभिक समय मजदूरों को उनके गांवों से सहायता मिलने लगी। प्रारंभ में एक दूसरे को सहायता देने मजदूरों को कठिन प्रतीत नहीं हुआ। विभागों के अनुसार समितियां बनाकर उन्होंने अनाज और सहायता राशि का वितरण किया। वाम दलों ने हड़तालों को समर्थन दिया था, लेकिन जैसे जैसे हड़ताल खींची जाने लगी वैसे ही मजदूरों में फूट पैदा होने का प्रयास प्रारंभ हुआ और हड़ताल को 6 महीने पूर्ण हुए। केंद्र सरकार ने हड़ताल को पूरी तरह उपेक्षित किया। मजदूरों ने जेल भरो आंदोलन शुरू किया। सितंबर 1982 में 1.5 लाख मजदूरों का जुलूस महाराष्ट्र विधानसभा पर गया, परंतु विफलता हाथ लगी। हड़ताल को 1 वर्ष पूर्ण हुआ। ये पहली हड़ताल थी जो इतने प्रदीर्घ समय तक चली और हड़ताल की कालावधि में लगभग 1.5 लाख मजदूर बेरोजगार बने। महात्मा ज्योतिराव फुले के सहयोगी नारायण मेघाजी लोखंडे, इनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप ये निर्णय हुआ कि 1 जनवरी 1882 से मिल श्रमिकों को सप्ताह में 1 दिन रविवार को छुट्टी दी जाए।
कपड़े की तुलना में पॉलिस्टर को महत्व प्राप्त हुआ था। परिणाम था पहले से मिल कपड़ा बिक्री पर प्रतिकूल परिणाम हुआ था। कपड़ा मिल मुंबई से सूरत और गुजरात में स्थानांतरित हो गए। केंद्र सरकार ने 13 मिलों का राष्ट्रीयकरण किया। इस समस्या को हल करने के लिए मध्यस्थ रखने के लिए न्यायाधिकरण का गठन किया गया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली और नई आर्थिक व्यवस्था बनाई गई। तो नई आर्थिक व्यवस्था की नीति है कि आधुनिक भारत के इतिहास में वर्ष 1991 महत्वपूर्ण वर्ष रहा। 10वें लोकसभा चुनाव के पश्चात केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सहयोग से भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए नई आर्थिक नीति को स्वीकार किया। इनके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में मौलिक परिवर्तन किए। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रवाह में लिए। उस समय भारत की आर्थिक स्थिति बड़ी विकट बनी हुई थी। पीवी नरसिम्हा राव से पूर्व चंद्रशेखर की सरकार थी। सरकार के कार्यकाल में मुद्रास्फीति दर 17% थी। आर्थिक वृद्धि 1.1% से घट गई थी। भारत के पास विदेशी मुद्रा का भंडार कम रह गया था। आयात एक सप्ताह तक ही किया जा सकता था। विदेशी ऋण का भुगतान करना और ब्याज देना भी असंभव हो गया था। वर्ष 1991 में चंद्रशेखर सरकार के शासनकाल में सरकार ने कुछ सोना बेचकर और कुछ गिरवी रखकर स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। चंद्रशेखर के पूर्व विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने सभी किसानों का सरसरी तौर पर ऋण माफ कर 10,000 करोड़ रुपयों से अधिक का भार अर्थव्यवस्था पर लाद दिया था। केंद्र और राज्य सरकार के एकत्रित अंतर्गत ऋण का सकल राष्ट्रीय आय से अनुपात लगभग 55% हो गया। वर्ष 1980-81 में विदेशी ऋण 2350 यानी 2350 करोड़ डॉलर तक बढ़ गया था। अब यह ऋण 1990-91 में 8,380 करोड़ डॉलर तक बढ़ गया। इस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार केवल 100 करोड़ डॉलर था। इस किए जाने से इस स्थिति के लिए इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण किए जाने से तेल के बढ़ते दाम भी कारण थे। भारत के लिए विदेशी ऋण खड़ा करना कठिन हो गया था। अनिवासी भारतीयों ने भी विदेशी मुद्रा में किया हुआ अपना निवेश निकालना प्रारंभ किया। अब इसकी उपाय योजना शुरू की गई। इसी स्थिति से उभरने के लिए पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने त्रुटि सुधार उपाय योजना करेक्टिव मेजर्स बनाई। स्थिति में परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ। उन्होंने विदेश निवेश पर लगे प्रतिबंध हटा दिए। उद्योग क्षेत्र में प्रचलित अनुज्ञप्ति प्रणाली लाइसेंस सिस्टम 18 उद्योगों तक सीमित रखी। सार्वजनिक उद्योग क्षेत्रों में लाभ घटाया जा रहा था और श्रमिकों की कार्य क्षमता प्रभावित हो रही थी। इसे ध्यान में रखकर उन्होंने सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र निजी उद्योग क्षेत्र के लिए खोल दिए। शेयर बाजार पर नियंत्रण लाने के लिए वर्ष 1992 में सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का संघीकरण किया गया। मंदी के संकट को दूर करने का वरीयत दी गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अपने प्रथम वित्त मंत्री पद के कार्यकाल में भारत के विदेश निवेश में वृद्धि हुई। बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा अपना स्वर्ण भारत अपने देश में वापस ले आया गया। सरकार को देश के पूंजीपति वर्ग और मध्यम वर्ग का समर्थन प्राप्त हुआ। सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र मुक्त कर दिया। परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश में मोबाइल फोन की सेवाएं प्रारंभ हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विश्व व्यापार संगठन के अनुबंध करार का प्रत्याख्यान कर निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को प्रारंभ किया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन WTO तो 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्यता स्वीकार किया। इस संगठन का उद्देश्य निम्नानुसार था: अलग अलग देशों के बीच चलने वाले व्यापार को मुक्त बंधन रहित बनाना, अंतर्राष्ट्रीय मुक्ति व्यापार में बाधा बनने वाले और भेदभाव उत्पन्न करने वाले कानूनों, नियमों, बंधनों और नियुक्तियों को समाप्त करना, वैश्विक व्यापार का विधिवत बहुपक्षीय व्यवस्था द्वारा नियमन करना। WTO के अस्तित्व में आने से पूर्व गेट अस्तित्व में था, अर्थात जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड नाम का यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्य कर रहा था। यह संगठन व्यापार पर नियमन करता था। भारत में WTO को लेकर अति परस्पर विरोधी विचारधाराएं थी। इतना होने पर WTO के सदस्यों को स्वीकारने का निर्णय किया गया। विश्व व्यापार संगठन के नियम, प्रावधान, अनुदान, आयात निर्यात, विदेशी निवेश हेतु संरक्षित क्षेत्र, कृषि, तकनीकी, विज्ञान और सेवाओं से संबंधित भारत के सदस्य बनने के बाद से बिजली, जल परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों को बड़ी शीघ्रता से व्यापारीकरण हुआ। विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न प्रतिवेदनों और रिपोर्टों के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे वाली जनसंख्या में कमी लाना, बाल मृत्यु दर को कम करना, पेयजल, दोहन जल से संबंधित सुविधाओं की उपलब्ध जैसे क्षेत्रों से भार सुधार किए। विश्व व्यापार संगठन के साथ चलते हुए भारत ने कालांतर में दक्षिण एशियाई व्यापार प्रधानता अनुबंध, साउथ एशिया प्रोफेशनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट साप्टा पर हस्ताक्षर किए। भारत ने सार्क देशों के विभिन्न वस्तुओं के आयात पर लगे प्रतिबंध हटा दिया। आयात शुल्क में छूट दी गई। भारत के बीमा क्षेत्र निजी और विदेशी निवेश के लिए खोल दी गई। इस तरह हमने स्वतंत्र भारत के आर्थिक प्रगति का अध्ययन किया और निश्चित अर्थव्यवस्था से लेकर
वैश्वीकरण तक की हमने यात्रा की। अगले पार्ट में हम भारत द्वारा अन्य क्षेत्रों में की गई प्रगति का अध्ययन करेंगे। हाँ, तो आप लोगों ने ये सब देख लिया। पार्ट 4 आर्थिक विकास, मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संघ क्षेत्र, पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय, पांचवी पंचवर्षीय, छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना, नौवीं पंचवर्षीय योजना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 20 सूत्री कार्यक्रम, श्रमिक समस्या, उपाय योजना और WTO। तो यहाँ पर आप लोग बताया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इनमें इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक और इंडिया यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और 14 बैंकों का समावेश था। 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत बताया गया कि 1 जुलाई 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की और विकास राष्ट्र की दिशा में गतिमान प्रगति करने के प्रयासों का संकल्प किया। उसके बाद में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में भारत ने बैंक सेवाएं शुरू की और उनका राष्ट्रीयकरण किया। उसके बाद में आप लोगों को सांस्कृतिक दृष्टि से भी श्रमिक वर्ग ने लोक नाट्य, लोक कला और साहित्य जैसे क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान दिया। अन्नाभाऊ साठे, शायर अमर साबड़े और आदि अनेक लोक शायर, लोक कवि अपने जनजागरण कार्यक्रम के कारण लोकप्रिय हुए थे। नारायणपुर, सुर्वे, नामदेव, ढसाल आदि कवियों ने मजदूरों को भीषण वास्तविकता के दर्शन अपनी कविताओं द्वारा कराए गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये पाठ खत्म हुआ। धन्यवाद।